नमस्कार। मन की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है वसीयत का असली हकदार। हॉस्पिटल के उस सफेद सन्नाटे भरे कमरे में एक कोना, जहां जीवन और मृत्यु के बीच झूलता एक चेहरा था मोहन लाल जी का। बेड पर निठाल पड़े मोहन लाल जी की सांसें अब मशीनों के भरोसे चल रही थी। उनकी बंद पड़ी आंखों में जैसे कोई गहराई थी, जिसमें बरसों की मेहनत, प्यार, संघर्ष और अब एक गहरा सन्नाटा छिपा था। बेड के किनारे एक कुर्सी पर बैठी थी शीला जी। उनके हाथ कांप रहे थे, आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी, जैसे गला किसी अदृश्य दुख से जकड़ा हुआ हो। वो बस मोहन लाल जी को देखे जा रही थी, एक टक बिना पलक झपकाए। उनका जीवन साथी, जिनके साथ हंसते हंसते जिंदगी के 60 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। शीला जी की आंखों में उस वक्त पूरा अतीत घूम रहा था। वो पहली मुलाकात, वो सादगी से भरी शादी, वो छोटे से घर में बड़ी बड़ी खुशियां, फिर बेटे का जन्म, उनके संघर्ष और साथ में हर सुबह की चाय, हर रात की बातचीत। आज वही मोहन लाल जी जो कभी घर की दीवार थे, जिनकी मजबूत कंधों पर घर की नींव टिकी थी, आज बेबस और निशब्द पड़े थे। शीला जी ने कांपते हाथों से उनका हाथ थामा, वो हाथ जो कभी उनकी मांग में सिंदूर भरते थे, अब ठंडे और निर्जीव लग रहे थे। हर गिरता आंसू एक याद बनकर गालों से लुढ़कता जा रहा था। हर सिसकी में बरसों की मोहब्बत, साथ, तकरारें और सैकड़ों ऐसी बातों की छवि थी जो बस दो आत्माओं को जोड़ती हैं। तभी अचानक एक हल्की खांसी की आवाज ने शीला जी की तंद्रा तोड़ दी। उनकी बहती आंखें एक झटके में चमक उठी। मोहन, उन्होंने धीमे से पुकारा, जैसे किसी बंद दरवाजे को हल्के से खटखटा रही हूँ। मोहन लाल जी की सूखी थकी हुई खांसी उन मशीनों के बीप के बीच एक जानी पहचानी ध्वनि की तरह गूंज रही थी, जिसने शीला जी के भीतर एक नई उम्मीद जगा दी। वे झट से कुर्सी से उठी और उनके पास झुक गई। मोहन, होश आ गया तुम्हें? उनकी आवाज कांप रही थी, पर आंखों में जैसे फिर से जान लौट आई हो। उसी वक्त दरवाजा खुला और रोहित कमरे में दाखिल हुआ, हाथ में दवा का पाउच और चेहरे पर चिंता की लकीरें। अम्मा, क्या हुआ? साहब को होश आ गया? रोहित तेजी से उनके पास पहुंचा। शीला जी ने सिर हिलाया और रोहित ने मोहन लाल जी को सहारा देकर धीरे धीरे बैठाया। उनकी पीठ को तकिए से टेका और फिर दोनों ने मिलकर उन्हें दवा दी। मोहन लाल जी ने कमजोर कांपते हाथ से पानी का गिलास थामा और कांपते होठों से एक घूंट पिया। ये एक छोटा सा पल था, लेकिन शीला जी के लिए जैसे पूरा जीवन था। जिस डर ने उन्हें पिछले 2 दिनों से तोड़े रखा था, उस पर अब हल्की सी जीत की रेखा दिखने लगी थी। कुछ ही पलों में डॉक्टर साहब अपने असिस्टेंट के साथ राउंड पर कमरे में आ पहुंचे। वे हमेशा की तरह गंभीर और प्रोफेशनल दिख रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मोहन लाल जी को होश में देखा, उनके चेहरे पर भी एक हल्की सी संतोष की मुस्कान आ गई। गुड मॉर्निंग मोहन लाल जी, डॉक्टर ने कहा। आपकी हालत अब बेहतर है। जो दवाएं चल रही हैं, उनका असर दिखने लगा है। फिर वे शीला जी और रोहित की ओर मुड़े और कहा, आप लोग चिंता ना करें, स्थिति अब नियंत्रण में है। 2-4 दिन और निगरानी में रखेंगे, फिर हम इन्हें छुट्टी दे देंगे। बस कुछ परहेज और ध्यान जरूरी होगा। ये सब शीला जी के लिए किसी वरदान से कम नहीं थे। उनके आंखों में एक बार फिर नमी आ गई, मगर इस बार दुख की नहीं, राहत की थी। उन्होंने मोहनलाल जी का हाथ थामे रखा, दिल ही दिल में भगवान का शुक्रिया अदा किया और रोहित की तरफ देखकर मुस्कुराई। अब सब ठीक हो जाएगा बेटा। रोहित मुस्कुराया और बाहर निकल गया। हफ्ते भर अस्पताल में रहने के बाद जब मोहनलाल जी घर लौटे, तो घर जैसे फिर से सांस लेने लगा। शीला जी की मुस्कान लौट आई थी और घर की दीवारों में फिर से वही आत्मीयता गूंजने लगी थी, जो पिछले दिनों कहीं खो सी गई थी। महीने भर बाद मोहनलाल जी धीरे धीरे अपने पुराने रूटीन में लौटने लगे थे। अब
वो सुबह की चाय फिर से अपने बगीचे वाले कोने में लेते, जहां धूप का एक टुकड़ा रोज उनकी कुर्सी तक पहुंचता था, जैसे खुद उन्हें आशीर्वाद देने आता हो। आज सुबह भी कुछ ऐसा ही दृश्य था। हाथ में चाय का कप था और सामने बैठी थी शीला जी, जिनकी आंखों में संतोष था, एक सुकून कि उनके जीवन साथी अब फिर से पहले जैसे हो रहे हैं। मोहनलाल जी ने कुछ सोचते हुए कहा, शीला, रोहित कहाँ है? उनकी आवाज में एक कोमल जिज्ञासा थी। शीला जी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, दुकान पर गया है। जब से आपकी तबीयत खराब हुई है, वही सब देख रहा है। पूरी जिम्मेदारी उठा ली है उसने। उनके लहजे में गर्व भी था और आभार भी। मोहनलाल जी चुप हुए, फिर कुछ देर बाद पूछा, मनन का फोन आया? उनकी आवाज में इस बार थोड़ी सी उम्मीद छुपी थी, जैसे दूर बसे बेटे की एक हल्की सी याद दिल की गहराई से निकलकर होठों पर आ गई हो। शीला जी की नजरें झुक गई। जी नहीं, उन्होंने धीमे से कहा। एक छोटा सा मौन दोनों के बीच आ बैठा। शायद दोनों समझते थे कि अब मनन की दुनिया अलग हो चुकी है। तभी घर के दरवाजे की घंटी बजी। रोहित अंदर आया, हाथ में कुछ कागज और फाइलें लिए। साहब, उसने मुस्कुराते हुए कहा, दुकान के कुछ हिसाब किताब हैं, आप देख लेते तो अच्छा होता, और सामान की पेमेंट करनी थी तो कुछ दस्तखत भी जरूरी हैं। मोहनलाल जी ने आंखों पर चश्मा चढ़ाते हुए फाइलें देखी और बोले, चलो दुकान ही चलते हैं। वैसे भी घर में बैठे बैठे ऊब गया हूँ, जरा पुराना माहौल देखूंगा तो अच्छा लगेगा। रोहित तुरंत बोला, जी गाड़ी निकालता हूँ। कुछ ही देर में दोनों घर से निकल गए। एक वृद्ध जो फिर से जीवन की रफ्तार में लौट रहे थे। शीला जी ने बालकनी से जाते हुए दोनों को देखा। उनकी आंखों में चमक थी। शायद यही होता है सच्चा रिश्ता, जहां शब्दों से ज्यादा भावनाएं बोलती हैं। चाय के कप में पड़ी ठंडी होती बूंदों को देखते हुए शीला जी की आंखें एक बूंद पर ठहर गई। मन कहीं और जा चुका था। वर्तमान की चुप्पी में अतीत की एक पुरानी हलचल फिर से जीवंत होने लगी थी। 20 साल पहले की वो रात, जब वो देवी के दर्शन के लिए निकली थी मोहनलाल जी के साथ। मंदिर में भारी भीड़ थी। शक्ति के जयकारों से गूंजता वातावरण, धूप दीप की महक, घंटे घड़ियाल की आवाजें, और फिर अचानक एक भगदड़ मच गई। किसी के चप्पल छूटे, किसी का बच्चा बिछड़ गया, किसी का मांग का सिंदूर आंसुओं से धुल गया। शीला जी का दिल जोर से धड़क रहा था। भीड़ के धक्कों के बीच वे किसी तरह मोहनलाल जी का हाथ थामे बाहर निकली। सांसें तेज, आंखों में भय, पर जिंदा थे, यही सबसे बड़ी राहत थी। तभी मंदिर के बाहर कोने में एक लगभग 5-6 साल का बच्चा धूल में लिथड़ा रोते रोते हिचकियां ले रहा था। माँ, माँ, उसकी आवाज जैसे शीला जी की आत्मा को चीर रही थी। वो क्षण मानो समय रोक कर खड़ा हो गया था। चारों ओर भगदड़ के शोर में उस बच्चे का रोना एक माँ के दिल को सबसे ज्यादा सुनाई दिया। मोहनलाल जी ने तुरंत पास खड़े 2 पुलिस वालों से संपर्क करने की कोशिश की। साहब, ये बच्चा बिछड़ गया है, संभाल लीजिए इसे। पर पुलिस वाले दौड़ते हुए बोले, अभी घायलों को अस्पताल पहुंचाना है, बहुत भीड़ है। बच्चे को यहीं कहीं किनारे बैठा दो, हम बाद में देखेंगे। ये सुन शीला जी का कलेजा कांप उठा। उन्होंने बच्चे को गोद में उठा लिया, उसका सिर अपनी छाती से लगाकर बोली, कुछ नहीं होगा बेटा, मैं हूं ना। मोहनलाल जी ने धीमे स्वर में कहा, शीला, चलो रिपोर्ट कर देते हैं, पुलिस को सौंपते हैं, फिर लौट चलते हैं। पर शीला जी की आंखें उस मासूम चेहरे पर टिकी थी। नहीं मोहन, हम इसी शहर में रहते हैं, रिपोर्ट दर्ज कराकर इसे घर ले चलते हैं। कहीं से कोई खबर आई तो पुलिस वाले खुद ही सूचित कर देंगे। देखो ना, कैसे रोते रोते थक गया है। मोहनलाल जी ने उनकी आंखों में वो सच्ची ममता देख ली थी, जो शब्दों की मोहताज नहीं थी। वो कुछ नहीं बोले, बस हामी भर दी। जब मोहनलाल जी और शीला जी उस मासूम को घर लेकर आए, तो घर की चुप दीवारों में जैसे कोई तूफान आ गया। एक छोटे बच्चे के कदमों ने सिर्फ दहलीज नहीं लांघी थी, बल्कि
पूरे परिवार की सोच, व्यवस्था और सीमाओं को भी चुनौती दी थी। घर में आते ही सबने जैसे मोर्चा संभाल लिया। ये क्या कर आए हो तुम दोनों? इस महंगाई में जहां अपने बच्चों का पेट पालना मुश्किल है, वहां एक पराया बच्चा। क्या जरूरत थी इसे घर लाने की? पुलिस को सौंपते, अनाथालय होते हैं वहां दे आते। हर आवाज शीला जी के दिल पर हथौड़े की तरह गिर रही थी, पर उन्होंने अपने सीने से चिपके उस मासूम को और कस लिया। छोटा है, डरा सहमा है, बाहर न जाने किसके हाथ लग जाए, किस हाल में पहुंचे। क्या पता इसके माँ बाप इसे ढूंढते हुए हमारे दरवाजे तक आ जाएं। शीला जी की आवाज में ममता थी, सच्ची, निर्भीक और हटी। और फिर वही हुआ जो अक्सर होता है, घर हार गया और ममता जीत गई। कुछ ही दिनों में बच्चे का नाम रोहित रख दिया गया। नाम रखते ही जैसे उसकी पहचान को घर में स्थायित्व मिल गया, पर यह स्थायित्व सिर्फ कागज पर था, दिलों में अभी भी जगह बननी बाकी थी। मोहनलाल जी ने उसे अक्सर झिड़क देते थे, छोटी छोटी बातों पर ऊंची आवाज, हर काम में टांग अड़ाता है ये। किसी दिन अनाथालय ही छोड़ आऊंगा। रोहित सहम कर चुप हो जाता, पर उसकी मासूम आंखें हर बार एक ही सवाल करती, मैंने क्या गलत किया? धीरे धीरे जब उसकी मौजूदगी घर वालों को खलने लगी, तब मोहनलाल जी की माँ यानी घर की बुजुर्ग माँ जी ने सलाह दी, देख, लड़का बड़ा हो रहा है, खाली बैठा रहेगा तो बातों का विषय बनेगा। वैसे भी घर में मुफ्त की रोटी तोड़ता है, कोई काम पर लगा दे, तू उसे दुकान ले जाया कर, तुझे भी मदद मिल जाएगी। इस सलाह में तर्क था, पर संवेदना नहीं। मोहनलाल जी को भी बहाना मिल गया। कह दिया, पढ़ाई का खर्चा नहीं उठाऊंगा, दुकान पर ही काम सीख लेगा। और फिर रोहित हर सुबह मोहनलाल जी के साथ दुकान जाने लगा। वह सामान सजाता, ग्राहकों के पीछे दौड़ता, कभी गलती करता तो डांट खाता, पर चुपचाप सब सहता रहा। धीरे धीरे उसका घर में रहना कम खटकने लगा, क्योंकि अब वह मददगार हो गया था। अब वह सिर्फ पेट भरने वाला नहीं था, अब वह काम करने वाला हाथ था। पर शीला जी जानती थी, उसकी उम्र खेलने की थी, सपने देखने की थी, कंधों पर बोझ ढोने की नहीं। रात को जब सब सो जाते, तो वह रोहित के सिर पर हाथ फेरते हुए अक्सर आंसू छिपा लिया करती। उसकी हर मुस्कान के पीछे छुपी मजबूरी को वो पढ़ लेती थी। और बस एक माँ के रूप में उन्होंने ठान लिया, चाहे जैसे भी हो, इसे मैं एक बेहतर इंसान बनाकर रहूंगी। शीला जी ने रोहित को कभी मनन से अलग नहीं समझा। रोहित अब बच्चा नहीं रहा था। धीरे धीरे उसकी कद काठी में किशोर अवस्था की झलक आने लगी थी। सुबह की चाय से लेकर रात की दुकान बंद करने तक मोहनलाल जी की हर दिनचर्या का हिस्सा बन गया था वो। अब वो सिर्फ सामान सजाने या झाड़ू लगाने तक सीमित नहीं था, वो हिसाब किताब भी देखने लगा था। कभी ग्राहकों से सौदेबाजी करता, तो कभी होलसेल से माल उठाकर लाता। धीरे धीरे मोहनलाल जी को भी एहसास होने लगा था कि जिस बच्चे को कभी बोझ समझा था, वो अब कंधा बनता जा रहा था। पर मोहनलाल जी वो इंसान नहीं थे जो भावनाओं को जल्दी जाहिर कर दें। वो अब भी अकड़ में रहते, डांट देते, झिड़क देते, पर उनकी आंखों में अब वह क्रोध नहीं था, बल्कि एक अनकही कृतज्ञता थी। कभी कभी जब दुकान में कोई बड़ा ऑर्डर आता या ग्राहक कोई पुराना हिसाब निकालता, तो मोहनलाल जी अनजाने में ही कहते, अरे रोहित, जरा वो बही तो देख, तू ही समझा इसको। ये छोटा सा संबोधन तू ही समझा कई वर्षों की दूरी को कुछ इंच और कम कर देता। घर में भी माहौल कुछ कुछ बदलने लगा था। रोहित की मेहनत, उसकी चुपचाप सेवा भावना और हर आदेश पर बिना किसी सवाल के काम कर देना अब घर वालों को उसकी जरूरत का एहसास कराने लगे थे। कभी कभी शीला जी का मन बहुत व्यतीत हो उठता था। मन के किसी कोने में कसक सी उठती कि इस घर में सबको एक बिना दाम का मजदूर मिल गया है, जो बिना कोई सवाल किए, बिना किसी अधिकार या उपेक्षा के सिर्फ 2 वक्त की रोटी और
प्यार के कुछ टुकड़ों के लिए दिन रात खटता रहता है। वो मन ही मन सोचती थी, क्या सिर्फ खाना ही काफी है किसी जिंदगी को जिंदा रखने के लिए? पर क्या कर सकती थी? न मोहनलाल जी उस विषय में कुछ सुनना चाहते थे और न ही घर की हालत इतनी थी कि रोहित को कुछ देने की सोच पाती। उनका मन बार बार रोहित की ओर खींचता। एक माँ की तरह स्नेह उमड़ता, पर एक हिचक भी थी। समाज के तय किए गए रिश्तों की दीवारें उन्हें हर बार रोक लेती थी। रोहित ने भी जैसे खुद को उसी जीवन में ढाल लिया था। बिना किसी शिकायत, बिना किसी मांग के वो केवल आदेश की प्रतीक्षा करता। घर के हर सदस्य से वह सलीके से और सम्मान से बात करता। कभी किसी से ऊंची आवाज में नहीं बोला, कभी कोई भूल या बहाना नहीं। धीरे धीरे उसकी यही चुपचाप मेहनत और निष्ठा मोहनलाल जी के दिल को भी पिघलाने लगी थी। वे अब दुकानों के बड़े बड़े फैसलों में भी उससे राय लेने लगे थे और कई बार तो कुछ जरूरी फैसले उसके कहे पर ही कर डालते। और इस तरह 20 साल बीत गए। इन सालों में मोहनलाल जी के माता पिता का देहांत हो गया। मनन कॉलेज के बाद बेंगलौर चला गया, वहीं नौकरी लगी, फिर शादी भी कर ली। मनन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब तो फोन भी कभी कभार ही आता था मनन का, और हर बार बात बस 2-3 मिनट की औपचारिकता बनकर रह जाती। घर में अब बस 3 लोग रह गए थे, मोहनलाल जी, शीला जी और रोहित। पर इन तीनों में भी एक सा भावनात्मक समीकरण बन गया था, जिसमें बोलने की जरूरत नहीं रह गई थी। हर रिश्ता कर्तव्य और आत्मीयता की चुप भाषा में ढल चुका था। और फिर एक रात अचानक हर चीज जैसे थम सी गई। रात के 12 बजे का समय था। घर नींद में डूबा था। अचानक रोहित की नींद खुली। उसे कुछ अजीब सी आहट सुनाई दी। उठकर देखा तो मोहनलाल जी छाती पकड़े जमीन पर झुके बैठे थे। चेहरे पर पीड़ा साफ झलक रही थी। एक पल भी गंवाए बिना रोहित ने जैसे बिजली सी फूटती दिखाई, तुरंत उन्हें कंधे का सहारा देकर गाड़ी में डाला, शीला जी को संभाला और रात के सन्नाटे को चीरती हुई गाड़ी अस्पताल की ओर दौड़ पड़ी। वहां डॉक्टरों ने बताया, ये हार्ट अटैक है, इनकी तुरंत एंजियोग्राफी करनी होगी। जहां उस घड़ी कोई सगा बेटा दुनिया के किसी कोने में चैन की नींद सो रहा था, वहीं रोहित बिना किसी खून के रिश्ते के रात भर हॉस्पिटल की बेंच पर बैठा रहा। कांपते हुए हाथों से शीला जी ने बेटे मनन को फोन मिलाया। वो आवाज जो कभी ममता से भरी रहती थी, आज हिचकियों में डूबी थी। बेटा, तुम्हारे पापा को दिल का दौरा पड़ा है, हम अस्पताल में हैं, जल्दी आ सको तो। फोन के दूसरी ओर एक लंबा सन्नाटा था। फिर थकी हुई बेजान सी आवाज आई, अरे माँ, आप तो घबरा गई। अब इस उम्र में कुछ ना कुछ तो चलता ही है। अस्पताल पहुंचा तो दिया ना, डॉक्टर है ना वहाँ। पैसे की जरूरत हो तो बता देना, ट्रांसफर कर दूंगा। बाकी मुझे आने का टाइम नहीं है। और बस वो फोन वहीं पर कट गया, जैसे किसी रिश्ते की आखिरी सांस चल रही हो। 20 दिन लगातार शीला जी ने मनन को फोन मिलाया, हमेशा उसे घर आने के लिए कहा, लेकिन मनन तो जैसे अपनी दुनिया में ही व्यस्त था। और इधर रोहित 20 दिन से दिन रात मोहनलाल जी की सेवा में लगा रहा। शीला जी अक्सर सोचती, जिस बेटे को जन्म दिया, गोदी में झुलाया, उसी से जैसे रिश्ता समय की रेत में फिसल कर गिर गया था। वो रातें, वो अस्पताल की दीवारें, हर दीवार चुपचाप गवाही देती रही हैं कि वह एक सगा बेटा नहीं, बल्कि एक मिला हुआ बेटा दिन रात अपने पिता की सेवा में जुटा था। 20 दिन लगातार फोन करने के बाद आखिरकार शीला जी ने फिर कभी मनन को फोन ना करने का निर्णय लिया। मनन से ऐसे व्यवहार की उम्मीद शायद शीला जी को नहीं थी। वहीं वो बेटा जिसे कभी गोद नहीं लिया गया था, पर जिसने सारे अधिकारों से अधिक सारे कर्तव्य निभा दिए थे। वो दुकान भी संभालता, अस्पताल के चक्कर भी लगाता, दवाइयाँ लाना, डॉक्टर से बात करना, खाने का ख्याल रखना और सबसे बढ़कर शीला जी के मन का संबल बनना। उसका चेहरा थकान से उतर जाता था, पर आवाज में एक भी सिकन न होती।
आंखों में चिंता होती, पर शिकायत कभी जुबान तक नहीं आती। उसके होने से उन 20 दिनों में जो एक अकेलापन और असहायता में डूबी हुई शीला जी को एक अटूट सहारे में बदल दिया था। गाड़ी के हॉर्न की आवाज से शीला जी अतीत से बाहर आईं। शीला जी दरवाजे की ओर लपकी। गाड़ी आंगन में आकर रुकी। ड्राइवर सीट से रोहित उतरा। सहारा देकर मोहन लाल जी को उतारा। उनकी चाल धीमी थी, लेकिन चेहरा शांत था। शीला जी उनके लिए पानी लेने को जाने वाली थी कि तभी मोहन लाल जी ने उनका हाथ थाम लिया और बोले, रुको शीला, बैठो, कुछ कहना है। उनकी आवाज में अब कमजोरी नहीं थी, बल्कि एक विचित्र दृढ़ता थी, जैसे उन्होंने अंदर ही अंदर कुछ बहुत बड़ा सोच लिया हो। शीला जी घबरा सी गई। उनकी आंखों में सवाल थे, पर वो चुपचाप पास की कुर्सी पर बैठ गई। मोहन लाल जी ने गहरी सांस ली। रोहित पास खड़ा था, पर कुछ दूरी बनाकर। मैं सोच रहा हूँ, इस बीमारी ने मेरे भीतर कुछ खोल दिया है। मैंने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की हैं। शीला जी ने भरी आंखों से उनकी ओर देखा। वो आगे बोले, जिंदगी भर जिसे दुत्कारा, जिसे कभी अपना नहीं माना, जिसे कभी मैंने नौकर से ज्यादा कुछ नहीं समझा, उसने आज हमारे लिए बेटे से भी बढ़कर सेवा की है। और जिसे बेटा कहा, जिसके लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया, वो तो कब का हमें भूल चुका है। उसके लिए हम जिए या मरे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बस अब और नहीं शीला। कुछ जिम्मेदारियां हैं जिन्हें अब वक्त रहते मुझे पूरी करनी है, वरना ये अपराध कभी माफ नहीं होगा। मोहनलाल जी की आंखें अब भीगी थी, पर शब्दों में पछतावा से ज्यादा निर्णय था। शीला जी समझ गई कि मोहनलाल जी अब कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। शायद वह फैसला जो रोहित के जीवन की दिशा बदल देगा और उनके अपने दिल को भी आखिरकार चैन देगा। मोहनलाल जी की आंखों में आज एक ठहराव था, जैसे जिंदगी के सारे उतार चढ़ाव अब पीछे छूट चुके हों और अब बस वो करना बाकी है जो दिल से किया जाना चाहिए। वो गहरी सांस लेकर बोले, मैंने एक फैसला लिया है शीला। शीला जी चौंक कर उनकी ओर देखने लगी। याद है गोपी चाचा, हमारे पड़ोसी गांव के बुजुर्ग, उन्होंने अपनी पोती के लिए कई बार मुझसे कोई अच्छा लड़का बताने की बात की थी। वो लड़की बड़ी सुंदर है, सलीकेदार है, पढ़ी लिखी भी है और सबसे बड़ी बात, परिवार के संस्कारों की इज्जत करना जानती है। मैं सोच रहा हूँ, क्यों ना उसकी शादी रोहित से कर दी जाए। यह सुनते ही शीला जी थोड़ी हैरान सी हुई। मोहनलाल जी आगे बोले, जो जमीन गोपी चाचा के गांव में है, उसे रोहित के नाम कर दूंगा और उसके साथ ही ये घर और दुकान की भी वसीयत बनवा दूंगा। हमारे बाद ये सब उसका होगा। कम से कम हम चैन से मर तो सकेंगे, जानते हुए कि जिसने जीवन भर हमारी सेवा की, उसे अब जीवन जीने का अधिकार भी मिला। क्या कहती हो? शीला जी की आंखें एकटक उन्हें देखने लगी। उनके भीतर तूफान सा कुछ चल रहा था। कुछ पलों की चुप्पी के बाद धीरे से उनके होंठ कांपे। और मनन, उसका हक। मोहनलाल जी का चेहरा गंभीर हो गया। एक गूढ़ मुस्कान के साथ बोले, मनन, मनन को हमने पढ़ाया, बढ़ाया, ऊंचाई दी। आज वो बेंगलोर में अच्छा खासा कमाता है। बड़ी गाड़ी, बड़ी नौकरी, बड़ी जिंदगी, सब है उसके पास। उसे किसी चीज की जरूरत है क्या? जहां तक हक की बात है शीला, तो हक उसके हिस्से में आता है, जो कर्तव्य निभाए। जब हमें जरूरत थी तो वो कहाँ था? कभी बुखार में, कभी दिल के दौरे में, कभी अकेलेपन में। वो तो हमेशा कहता रहा, पैसे भेज दूं, पर ना कभी पैसे भेजे और न कभी खुद आया। और दूसरी तरफ ये रोहित है, जो हमारा बेटा नहीं था, पर बेटे से बढ़कर निकला। बिना कोई दवा किए, बिना कोई रिश्ता मांगे, हर रिश्ता जी गया। बचपन से हमारी सेवा की, दुकान संभाली, हमारा दुख बांटा, हमारे हिस्से का सुकून बन गया। हमने उसे कभी उसका अधिकार नहीं दिया और न कभी उसने शिकायत की। अब वक्त है हम अपने कर्तव्य निभाएं, ताकि मरते समय आत्मा को अपराध बोध न हो। क्या तुम मेरे साथ हो शीला? ये कहते हुए उनकी आंखें भर आई, पर शब्दों में अटल निश्चय था। शीला जी की पलकों पर नमी थी, माथे पर झुर्रियां
और मन में स्मृतियों का सैलाब। वो सब कुछ उनके सामने जैसे चलचित्र की तरह घूम गया। छोटा सा रोहित जो कभी चुपचाप झाड़ू लगाता था, कभी दवाइयों के लिए भागता था, कभी दुखते पैरों में तेल मलता, तो कभी बूढ़े होते हुए मोहनलाल जी और शीला जी का संबल बनता। धीरे से उनकी आंखों से एक बूंद टपकी। अगर आपने सोच लिया है तो यकीनन ठीक ही सोचा होगा। तभी बाहर से रोहित की आवाज आई, साहब, डॉक्टर के चेकअप का समय हो गया है, चलिए निकलते हैं। मोहनलाल जी मुस्कुराए, कुर्सी का सहारा लेकर उठे और रोहित के पास पहुंचकर धीरे से उसका सिर सहलाया। हाँ बेटा, चलते हैं, पर अब साहब मत कहा करो, बाबूजी कहा कर, अच्छा लगेगा मुझे। रोहित ठिठक गया, जैसे वक्त रुक गया हो। उसकी आंखें भर आई, गला रुंध गया। शीला जी भी उस पल को देखती रही और फिर खुद को रोक न सकी। तीनों की आंखों से सालों की भावनाएं, पीड़ा, प्रेम सब कुछ बह चला, बिना कहे, बिना मांगे, बस बहता गया, निर्झर की तरह। उस दिन एक अनाथ को उसका नाम नहीं मिला, बल्कि एक घर मिला, एक रिश्ता मिला, एक परिवार मिला। उस दिन का लिया निर्णय शायद उनका सबसे बड़ा और सही फैसला था। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।